सो आज हम लोग देखने वाले जेएसपी। अब जेएसपी मतलब क्या होता है? जेएसपी का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वलेट पेज। ठीक है, जावा सर्वर पेज। अब ये जावा सर्वर पेज जो है, ये स्पेशली हम लोग HTML के लिए क्रिएट करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर टैग होते हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि जिनको पीएचपी आता है, तो पीएचपी में कंप्लीट एक कोड होता है एचटीएमएल का, और उसमें जहां जहां पे मुझे पीएचपी को लिखना होता है वहां वहां पे हम लोग पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं और उसके अंदर वो कोड लिखते हैं। पीएचपी टैग की बात कर रही हूँ। वैसे ही अभी तक हम लोगों ने जो सर्वलेट देखा था उसमें हम लोगों ने जावा के प्रोग्राम में ही हम लोगों ने एचटीएमएल के प्रोग्राम के कोड को लिखा था, और उसको लिखते समय हम लोग एचटीएमएल कोड को जावा के प्रोग्राम में लिखते समय हम लोग उसको डबल कोड के अंदर लिख रहे थे। वैसे ही यहाँ पे जो जेएसपी का कंसेप्ट है, जेएसपी की फाइल क्रिएट होती है आपकी कहाँ पे? वेब ऐप के अंदर। जैसे हम लोग इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे डॉट जेएसपी वाली फाइल क्रिएट करेंगे, और उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर टैग का यूज करेंगे जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पे जेएसपी का कुछ कोड क्रिएट करेंगे। बट उसके लिए कुछ टैग आपको पता होने जरूरी है। वो अगर आपको टैग पता होंगे तभी जाके आप जेएसपी के सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जेएसपी स्पेशली जो वेब एप्लीकेशन होती है, तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग जेएसपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि उसमें ऐसे कौन से टैग है जिसका यूज करके हम लोग जेएसपी के कोड को रन कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली पूरा जो प्रोग्राम होता है वो एचटीएमएल का होता है, बट उसमें जेएसपी के कुछ टैग को यूज करना पड़ता है, और वो टैग को यूज करके ही हम लोग वो कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो टैग होता है दैट इज कमेंट टैग। अगर जेएसपी का प्रोग्राम है और उसमें मुझे कमेंट चाहिए तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा टैग देना पड़ेगा जिसमें कमेंट, सॉरी, ठीक है, जो भी कमेंट है इसके बीच में डाल दो। ठीक है, फिर से डैश डैश परसेंटेज का साइन ग्रेटर देन का सिंबल, ये जो है दैट इज कमेंट। अगर आपको कोई कमेंट्स देनी है तो आप इस टैग का यूज करोगे जेएसपी के प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट होता है डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी मतलब क्या? जैसे हम लोग कोई फाइल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल, इंपोर्ट जावा डॉट कनेक्शन, इंपोर्ट यूटिल पैकेज, जितने भी पैकेजेस है जिसको भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो जेएसपी में अगर मुझे कोई फाइल को इंपोर्ट करना है, डायरेक्टरी को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी एक टैग होता है। तो ये टैग इसमें, इसके बीच में आप वो लिख दो कि जो फाइल आपको इंपोर्ट करनी है, डायरेक्टली इंपोर्ट करनी है, वो इस टैग के अंदर लिख लो। तो ये टैग स्पेशली डायरेक्टरी को इंपोर्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस टैग का यूज होता है डायरेक्टरी को एक्सेस करना। ठीक है, अब उसके बाद अगर मुझे किसी का डिक्लेरेशन करना है, ठीक है, डिक्लेरेशन डालना है कि ए इक्वल्स टू बी होता है, ऐसा कुछ डिक्लेरेशन का पार्ट होगा, तो अगर वो मुझे लिखना है जेएसपी के प्रोग्राम में, तो उसके लिए टैग होता है लेस देन एक्सक्लेमेटरी साइन, इसके अंदर लिख दो जो आपको डिक्लेरेशन देना है, एंड देन फिर से इसका क्लोजिंग। सो ये किसके लिए होगा? डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे डिक्लेरेशन। कोई भी कंसेप्ट को अगर डिक्लेयर करना है तो आपको इस टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है, एक सेकेंड, माइक ऑफ। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट जो टैग होगा दैट इज एक्सप्रेशन।
अगर कोई आपको एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे नहीं हम लोग कैलकुलेशन वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना है तो उसके लिए इक्वल्स टू का साइन देके आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मतलब एक्सप्रेशन के लिए ये टैग यूज किया जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाएगा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को लाना है तो आप लोग इस टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, कोई भी अगर स्क्रिप्ट है, जैसे हम लोग इको में लिखते हैं या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं, अगर ऐसे कुछ स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट को लिखने के लिए सिंपली आपको लेस देन परसेंटेज साइन, इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट होगी वो लिख दो। ये टैग यूज होता है स्क्रिप्टलेट के लिए, ठीक है। अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो स्क्रिप्टलेट के लिए ये टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर टैग्स है, ये इतने ही टैग है जिसका यूज करके हम लोग जेएसपी में कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट जो है, अगर आपको कोई कमेंट्स डालना है तो इसके ओपनिंग क्लोजिंग में कमेंट्स डाल दो, ठीक है। सेकेंड जो टैग है जिसमें आप डायरेक्टली इंपोर्ट वगैरह करना चाहते हो तो इस टैग का यूज कर लो, इसके अंदर डाल दो जो भी डालना है आपको। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन यहाँ पे अगर कुछ आपको देना है तो आप यहाँ पे दे दो, इस टैग का यूज करो। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन डालना है तो इस टैग का यूज करो, और अगर आपको कोई स्क्रिप्ट डालनी है तो हम लोग इस टैग का यूज करेंगे। तो बेसिकली इतने टैग आपको पता होने चाहिए अगर आप जेएसपी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो। क्लियर? यस और नो? समझा क्या? ओके। तो ये स्क्रिप्ट कुछ टैग्स है, इस टैग का यूज करके हम लोग अभी कुछ बेसिक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट पैकेजेस प्रोग्राम क्रिएट कर चुकी हूँ, वही मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना पड़ता है, पैकेज कैसे क्रिएट करना पड़ता है, वो सब कुछ आपको पता है। बट जो जेएसपी वाली फाइल है, जो जेएसपी वाली फाइल है वो कैसे क्रिएट करनी पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जैसे हम लोगों ने सर्वलेट वाली फाइल क्रिएट की है, हम लोगों ने एचटीएमएल वाली फाइल क्रिएट की है, वैसे ही जेएसपी वाली फाइल कैसे क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरा एक प्रोजेक्ट, ठीक है। पैकेज तो आपको पता है, ये एसआरसी फोल्डर के अंदर पैकेज होता है और पैकेज के अंदर हमारा प्रोग्राम होता है। और जो एचटीएमएल फाइल होती है उस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके एचटीएमएल फाइल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और वो जो भी एचटीएमएल फाइल है वो किसके अंदर आती है? एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, जो वेब ऐप है उसके अंदर आती है इंडेक्स वाली फाइल, दैट इज एचटीएमएल वाली फाइल, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर मुझे जेएसपी फाइल क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे? सो हम लोग फर्स्ट राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, उसमें न्यू में जाएंगे, और न्यू में हम लोगों को यहाँ पे एचटीएमएल के नीचे में जेएसपी फाइल दिखती है। सो जेएसपी फाइल को क्लिक करेंगे और जो भी आपको फाइल का नाम डालना है वो वहां पे डाल सकते हैं यूजिंग एक्सटेंशन डॉट जेएसपी, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैं इंडेक्स की फाइल एक बनाती हूँ, इंडेक्स डॉट जेएसपी, ठीक है, जावा सर्वर पेज। उसके बाद नेक्स्ट करना है एंड देन फिनिश। इससे क्या होगा? जेएसपी फाइल क्रिएट होगी। जहां पे आपको एचटीएमएल फाइल दिखती है उसी के नीचे में या ऊपर में बोलो आपको जेएसपी फाइल दिखेंगी। दैट मीन्स एसआरसी फोल्डर के अंदर, मेन फोल्डर के अंदर जहाँ पे वेब ऐप नाम का फोल्डर होता है, वहां पे जैसे एचटीएमएल फाइल दिखती है वैसे ही यहाँ पे क्या दिखेंगी? आपको जेएसपी फाइल दिखेंगी। और आप देख सकते हो जो एचटीएमएल फाइल होती है जिसका कोड लिखा हुआ रहता है, वैसा ही जेएसपी फाइल का भी कोड लिखा है, ठीक है। ये जेएसपी फाइल का कोड है, ठीक है। बट ये जेएसपी फाइल में अगर मुझे कोडिंग रिलेटेड कुछ डालना है, मैं एचटीएमएल के कोड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जावा के कोड की बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे ऐसे कुछ कोड डालने हैं इस जेएसपी फाइल के अंदर, तो तब हम लोगों को इन सारे टैग का यूज करके ही हम लोग वो कोड वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब वो कोड कैसे डालेंगे? तो कुछ बेसिक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग उसके लिए। तो इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ। अब मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक पैकेज प्रोजेक्ट बना चुकी हूँ,
ठीक है, ये JSP बेसिक नाम का मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने सारी JSP फाइल्स भी डाल के रखी है। तो यहाँ पे हम लोग SRC में जाएंगे, मेन के अंदर जाएंगे और वेब ऐप के अंदर। तो वेब ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे प्रोग्राम क्रिएट कर चुकी है। ये देखो, आप देख सकते हो। ठीक है, Pro 1 2 Pro 9 तक ये सारी JSP फाइल्स है। अब इसमें हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम में आपको ये जो कोड होता है ये बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। बॉडी का ओपनिंग वगैरह क्लोजिंग इतना कोड आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। बट अब अगर मुझे कुछ कोड डालना है तो वो कैसे डालेंगे? जैसे कि कुछ वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, उसको मैं असाइन कर दी हूँ और उसके बाद उसके वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टैग यूज किया है। ये जो टैग है वो किसके लिए होता है? फॉर डिक्लेरेशन। ये देखो, ये टैग किसके लिए होता है? फॉर डिक्लेरेशन। तो मुझे वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है, तो मैंने ये टैग का ओपनिंग किया और इस टैग का क्लोजिंग किया। उसके अंदर मैंने बताया कि डेटा की वैल्यू है 50, सेमीकोलन देके उसको एग्जीक्यूट किया। अब उसके बाद मुझे उसके वैल्यू को क्या करना है? प्रिंट करना है। सो दैट इज एक्सप्रेशन हो गया ये। तो एक्सप्रेशन को प्रिंट करना है तो एक्सप्रेशन का कौन सा टैग है? दिस वन, इक्वल्स टू वाला। देखो, सब में ये इतना जो टैग है परसेंटेज का और ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ये कॉमन होता है। खाली क्वेश्चन मार्क है तो दैट मीन्स दैट इज डिक्लेरेशन। इक्वल्स टू है मतलब कि एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को मुझे प्रिंट करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया है? एक्सप्रेशन टैग लिया है और डेटा के वैल्यू को क्या किया है? प्रिंट किया है। तो इस प्रोग्राम को अगर मुझे रन करना है तो हम लोगों को सेम राइट क्लिक करना, run as run on server, next, and then finish. ठीक है, ये देखो, वेरिएबल वैल्यू इज 50। pro1.jsp प्रोग्राम क्या हो चुका है? एग्जीक्यूट हो चुका है। पहले मैं आपको सारे बेसिक जितने भी टैग है उनके पहले मैं आपको कोड बता रही हूँ। ठीक है, कैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स है वो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम लोग मेन कंसेप्ट देखेंगे। ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा कि HTML का पूरा कोड था। उसमें अगर मुझे कोडिंग वाला पार्ट चाहिए, दैट मीन्स जावा वाला या उप्स के कंसेप्ट वाला पार्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? कुछ टैग का यूज किया है, जैसे कि एक्सप्रेशन टैग और डिक्लेरेशन टैग। इसका यूज करके हम लोगों ने ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। क्लियर? यस और नो? क्लियर है क्या सबको? ओके, अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे विथ रिटर्न वाला फंक्शन है जिसमें कुछ वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब ये फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी है और फंक्शन को लिखना भी जरूरी है। अब फंक्शन को लिखना है तो उसके लिए क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है। फंक्शन को लिखना मतलब क्या हो गया? डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन के लिए ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी साइन के ओपनिंग और क्लोजिंग में फंक्शन को लिख लिया। दैट इज क्यूब नाम का फंक्शन है, विथ रिटर्न वाला फंक्शन है, इसलिए ये रिटर्न करेगा। विथ रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इंट, इसमें n की वैल्यू जाएगी, n क्यूब निकालेगा और उसको रिटर्न करेगा। अब फंक्शन जहां पे कॉल होगा वहीं पे वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा। सो दैट इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन तो हमारा हो चुका है। अब उसके बाद इसी कोड में मुझे एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है? इक्वल्स टू साइन। तो एक्सप्रेशन देना है मुझे, सेम एक्सप्रेशन का टैग, एक्सप्रेशन का ओपनिंग, एक्सप्रेशन का क्लोजिंग। उसमें क्यूब ऑफ 3 इज, अब फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन है क्यूब नाम का, उसमें आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट भी पास कर लिया। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, दैट इज फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो 3 × 3 × 3 उसका क्या निकलेगा? रिटर्न करेगा क्यूब के वैल्यू को। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो 3 का क्यूब वहां पे दिखेगा, दैट इज 27।
क्लियर? डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन टैग क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है? स्क्रिप्टलेट टैग यूज किया है। ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग का यूज किया है। अब वो कैसे किया है देखते हैं। देखो, स्क्रिप्टलेट टैग में आप डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर आप डिक्लेरेशन डाल सकते हो। डिक्लेरेशन के लिए अलग टैग लेने की कोई फिर जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बट खाली एक्सप्रेशन को लेना है तो आपको एक्सप्रेशन के लिए अलग से टैग देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक प्रोग्राम है जिसमें नम की वैल्यू है 6। ठीक है, ये स्क्रिप्टलेट टैग का ओपनिंग, स्क्रिप्टलेट टैग का क्लोजिंग। उसमें मैंने क्या लिखा है? डबल एन की वैल्यू लिखी है 6। उसके बाद इफ की कंडीशन लगाई है, नम इज ग्रेटर देन 5, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 5, करली ब्रैकेट ओपनिंग, करली ब्रैकेट क्लोजिंग। अच्छे से देखो, करली ब्रैकेट ओपनिंग और करली ब्रैकेट क्लोजिंग। अब करली ब्रैकेट के ओपनिंग क्लोजिंग में मुझे कुछ प्रिंट करना है, वो भी किस में करना है? HTML में प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्टलेट को ओपनिंग क्लोजिंग बंद कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ प्रिंट करना है तो करली ब्रैकेट को ओपनिंग क्लोजिंग में करना है, बट HTML में करना है। तो यहाँ पे मैंने HTML में कुछ लिख लिया H2 के अंदर। बट अब क्या प्रिंट करना है तो वो भी बताना पड़ेगा। तो नम की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ, बट नम की वैल्यू कैसी है? एक्सप्रेशन टाइप है। तो एक्सप्रेशन को लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेशन टैग लेंगे। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन टैग लिया है और नम की वैल्यू को क्या किया है? प्रिंट किया है। अब ये हो गया करली ब्रैकेट के अंदर का पार्ट। अब क्लोजिंग आएगा करली ब्रैकेट का, तो फिर से मैंने क्या किया है? स्क्रिप्टलेट टैग लिया है जिसमें करली ब्रैकेट को क्लोज किया। अब इफ है तो एल्स आएगा, तो एल्स लिखा है उसी के अंदर और उसको ओपनिंग किया। अब एल्स के अंदर भी मुझे कुछ लिखना है तो मैं उसको HTML टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में लिखूंगी। तो इसीलिए फिर से स्क्रिप्टलेट का क्लोज कर लिया, HTML के अंदर कुछ लिख लिया और जो भी नम की वैल्यू आएगी उसको एक्सप्रेशन में लिख लिया। अब एल्स का क्लोजिंग करना है तो ये तो HTML का क्लोज, अब यहाँ पे मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? स्क्रिप्टलेट का ओपनिंग, स्क्रिप्टलेट का क्लोजिंग, और उसमें मैं करली ब्रैकेट को क्लोज कर रही हूँ। तो अब अगर आप देखोगे तो जहां जहां पे कोडिंग वाला पार्ट है, बिकॉज ये पूरा जो कोड है वो HTML का कोड है। ठीक है, पूरा जो कोड है वो किसका है? HTML का कोड है। और HTML के कोड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? कोडिंग वाला पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट लिख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जहां जहां पे कोडिंग का पार्ट है वहां वहां पे हम लोग स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सप्रेशन टैग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, क्लियर? यस और नो? ये देखो 6.0 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो एक दिमाग में डाल दो, ये पूरा कोड है HTML का, कोडिंग पार्ट आया तो उस टैग का यूज करो जो टैग मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, उसका यूज करके आपको डालना है। बट खाली आपको ये समझना है कि स्क्रिप्ट क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक और बात बताती हूँ, स्क्रिप्ट लेट और डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के लिए अगर आप स्क्रिप्टलेट यूज कर सकते हो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, बट एक्सप्रेशन देते समय आप एक्सप्रेशन टैग का ही यूज करोगे। ओके, इतना दिमाग में डाल दो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रो 4। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया है और उस फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे चेक बॉक्सेस लिए है और एक बटन ली है। ठीक है, और जो भी मैं चेक बॉक्स सिलेक्ट करूंगी वो चेक बॉक्स वहां पे प्रिंट होना चाहिए, ऐसा कुछ ये प्रोग्राम है। तो पूरा कोड है तो HTML का,
उसमें जहां जहां पे कोडिंग वाला पार्ट आएगा वहां वहां पे हम लोग टैग का यूज करेंगे। सो दिस वन इज HTML कोड, फॉर्म टैग का ओपनिंग, फॉर्म टैग का क्लोजिंग। इसमें 3 चेक बॉक्सेस लिए हैं, तीनों चेक बॉक्स के नाम सेम रखे हैं और वैल्यू अलग अलग रखी है। ठीक है, एक बटन ली है, अब फॉर्म को क्लोज किया है। अब आता है कोडिंग वाला पार्ट। जो भी मैं चेक बॉक्स सिलेक्ट करूंगी वो चेक बॉक्स का डेटा बहुत सारा होगा, दैट इज एरे। किसका एरे? स्ट्रिंग का एरे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का एक एरे लिया, स्ट्रिंग नाम का क्लास, उसका ऑथर्स नाम का एरे। देखो डिक्लेरेशन है बट मैं स्क्रिप्टलेट टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में लिख रही हूँ। स्ट्रिंग नाम का क्लास, उसका ऑथर नाम का ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट कैसा है? एरे। तो ऑब्जेक्ट विथ एरे है ये। अब मैं क्या करूंगी, जो भी चेक बॉक्स से डेटा आएगा उसको मुझे लेना है, तो गेट पैरामीटर वैल्यूज। क्या होगा? गेट पैरामीटर वैल्यूज। वो चेक बॉक्स से डेटा लेगा। चेक बॉक्स का जो नाम है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, चेक बॉक्स का जो नाम है उसका नाम क्या है? ऑथर। ठीक है, गेट पैरामीटर वैल्यूज ऑथर। ऑथर मतलब कोई भी चेक बॉक्स सिलेक्ट करूंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो भी चेक बॉक्स सिलेक्ट करूंगी, रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर क्या करेगा? उसकी पोजीशन लेगा, उसकी वैल्यू लेगा और वो किस में डालेगा? एरे के अंदर। अब एरे के अंदर कुछ डालने के बाद वो नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब एरे नल रहेगा क्या? नहीं रहेगा तो एल्स पार्ट, नहीं रहेगा तो इफ की कंडीशन। इफ के कंडीशन में आना है उसको, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग। अब उसमें कुछ HTML में लिखना है, तो स्क्रिप्टलेट को मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ और उसके बाद HTML में कुछ लिख रही हूँ, दैट इज यू हैव सिलेक्टेड ऑथर। अब कुछ थोड़ा डिजाइन चाहिए तो यूएल टैग दे देती हूँ। ठीक है, यूएल मतलब वो लिस्टिंग टाइप आ जाएगा। अब उसमें लिस्टिंग करनी है। अब लिस्टिंग करनी है तो एरे है, एरे है तो फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर हम लोग वन बाय वन प्रिंट करना चाहते हैं, तो फॉर लूप है। कोडिंग है, कोडिंग है, इसलिए स्क्रिप्टलेट टैग आया। स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर फॉर लूप, int I equals to 0, I is less than equals to authors, that is array की length I plus plus curly bracket। अब उसके अंदर मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करना है? लिस्टिंग में प्रिंट करना है, तो फिर से स्क्रिप्टलेट को क्लोज कर दिया। li के ओपनिंग क्लोजिंग में एक्सप्रेशन डालना था तो एक्सप्रेशन टैग लिख लिया और ऑथर की पोजीशन को 0 1 2 3 जो भी होगा उस एरे के अंदर वो प्रिंट करेगा। ये होने के बाद फॉर लूप का क्लोजिंग भी होना चाहिए, तो फिर से स्क्रिप्टलेट कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और फिर स्क्रिप्टलेट को हटा दिया और फिर से यूएल टैग को क्लोज किया। अब ये होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एंकर टैग के अंदर HREF में है, जिसमें एक्सप्रेशन दिख रहा है और जिसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? गेट रिक्वेस्ट URI। मतलब जैसे वो होता है फिर से वो बैक जाने के लिए गेट रिक्वेस्ट URI एक मेथड होती है जो कि बैक करवाएगा। और ये एंकर टैग के इसलिए लिखा है क्योंकि एंकर टैग क्या करता है? लिंक लगाता है। तो इस लिंक में ये एक्सप्रेशन डाल दिया और जैसे ही वो एंकर टैग हो जाएगा फिर से कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है मुझे इफ का, फिर से स्क्रिप्टलेट टैग में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया। अब इसको सेव और रन करके देखते हैं। देखो ये आया। जो भी चेक बॉक्स सिलेक्ट करूंगी, बटन को क्लिक करूंगी, एरे के अंदर चला जाएगा और एरे ने क्या किया? लिस्टिंग में सारे वैल्यूज डाल दिए जो हम लोगों ने चेक किया है। फिर से बैक करूंगी तो जो रिक्वेस्ट URI था वो फिर से बैक करेगा प्रोग्राम को। फिर से सिलेक्ट करूंगी तो फिर से वहां पे वो लिस्टिंग में आ जाएगा। फिर से बैक करूंगी तो URI उसको रिक्वेस्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? यस और नो? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सेम एक्सप्रेशन टैग का यूज किया है। ठीक है, बट इसमें हम लोगों ने
एक मैथ नाम का क्लास है जिसमें उसकी एक मेथड होती है स्क्वायर रूट वाली, तो वो स्क्वायर रूट वाले मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। साथ में एक डेट नाम का पैकेज है, उस डेट नाम के पैकेज को भी हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, जिससे करंट डेट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन है, सो मैथ्स नाम का क्लास, उसका स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन, उसमें मुझे किसका स्क्वायर रूट निकालना है 5, तो एक्सप्रेशन में वो प्रिंट भी कर देगा। फिर उसके बाद मुझे डेट प्रिंट करनी है, तो डेट नाम का ऑलरेडी एक क्लास है जिसका पैकेज हम लोगों ने इंपोर्ट किया, दैट इज न्यू जावा यूटिल और डेट नाम के पैकेज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक्सेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। देखो स्क्वायर रूट निकल गया 5 का, और ये आज की डेट टाइम ये सब कुछ आ चुका है, ठीक है। ओके, क्लियर? क्लियर है, यस और नो? ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेम स्क्रिप्टलेट टैग, ठीक है। अब स्क्रिप्टलेट टैग में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ एक कैलेंडर और टाइम के पैकेज को इंपोर्ट करके प्रिंट किया है, ठीक है। पहले मैं इसको आपको रन करके बता देती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो आज की डेट, आज का टाइम, ये वो सब कुछ बता रहा है। उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस है, उनकी कुछ मेथड्स है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। बट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक स्क्रिप्टलेट टैग का यूज करके। स्क्रिप्टलेट टैग में क्या किया, यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है, यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट भी किया तो भी चलेगा। क्या प्रिंट करना है, जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर पैकेज है, कैलेंडर से गेट इंस्टेंस, मतलब आज की क्या डेट होंगी वो लेगा वो, उसका अभी का टाइमिंग क्या कर रहा होगा वो लेगा, तो गेट टाइम आज का लेगा। तो इस फंक्शन का यूज करके आज की डेट साथ में आज का टाइम वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ आंसर आया था इस तरीके से, ठीक है। ये जस्ट प्री डिफाइंड है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, ओके। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है मतलब कि स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। देखो एक्सप्रेशन को प्रिंट करना है वो अलग बात है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू वगैरह प्रिंट करना है, दैट इज एक्सप्रेशन प्रिंट होता है। और जस्ट प्रिंट करना है यूजिंग आउट डॉट प्रिंट, तो वो आता है स्क्रिप्टलेट में। तो कुछ प्रिंट करना है उसके लिए हम लोगों ने स्क्रिप्टलेट टैग लिया और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट। तो इसको रन करते हैं। देखो हेलो क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं दिस वन। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट लगाया, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो जस्ट जेएसपी के कोड को एग्जीक्यूट करते हुए देखा है। बट अब मैं चाहती हूं कि सर्वलेट के साथ जेएसपी के कोड को कनेक्ट करूं। देखो हम लोगों ने सर्वलेट के साथ एचटीएमएल के कोड को लास्ट सेशन में एग्जीक्यूट किया है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सर्वलेट के प्रोग्राम के साथ जेएसपी के प्रोग्राम को मैं कनेक्ट करके बता रही हूँ। तो वो कैसा है, पहली बात तो हम लोगों को पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर सर्वलेट फाइल को लिखना पड़ेगा और उसके अंदर फिर कोड को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैकेज ऑलरेडी है com.psk.data,
उसके अंदर एक प्रोग्राम ही बनाया है सर्वलेट का, cal.java, और उसके अंदर मैंने पूरा हटा दिया है और खाली इतना ही कोड रखा है, पूरा हटा दिया। यहाँ पे जो कोड आता है वो पूरा मैंने हटा दिया है, खाली इतना ही कोड लिखा है। कोड क्या है? जो भी क्लास था cal.java नाम का, उसका वो क्लास है cal.java, cal वाला जावा वाला क्लास है। उसके अंदर एक क्यूब नाम की मेथड ली है। क्यूब नाम की जो मेथड ली है वो कैसी है? विथ रिटर्न वाली। तो उसमें जो भी क्यूब का कैलकुलेशन होगा वो रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न कहाँ पे करना है? ये तो हो गया सर्वलेट का प्रोग्राम। अब मुझे जेएसपी के प्रोग्राम में जाना है। तो जेएसपी के प्रोग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे एक टैग है, जेएसपी यूज बिन। जेएसपी यूज बिन, अगर मुझे जेएसपी के प्रोग्राम को सर्वलेट के प्रोग्राम के साथ कनेक्शन करना है तो मुझे यहाँ पे जेएसबिन टैग का यूज करना पड़ेगा, जिसमें मैंने यहाँ पे बताई है उसकी आईडी। जैसे सीएसएस में आईडी होती है, वैसे यहाँ पे मैंने क्या बताई? आईडी। आईडी क्या बताई है? ओबीजे, क्योंकि बहुत सारे जेएसबी बिन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस यूज बिन की आईडी क्या है? ओबीजे। उसमें मुझे क्या, कौन सा क्लास एक्सेस करना है वो भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लास इक्वल्स टू लिख रही हूँ com.psk.data, ये हो गया मेरा पैकेज, और उसके अंदर कैल नाम का है मेरा क्लास, दैट मीन्स दिस वन। और इस क्लास के साथ में क्या करूंगी? अभी कनेक्शन करूंगी। ये जेएसपी का प्रोग्राम है, ठीक है। अब उसमें मैं स्क्रिप्टलेट का ओपनिंग क्लोजिंग कर रही हूँ। जो आईडी बनाई है ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू मैं क्यूब वाले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। और क्यूब वाला फंक्शन कहाँ पे है? इस कैल वाले प्रोग्राम के अंदर। तो ये क्यूब वाला जो फंक्शन है वो है पैरामीटराइज फंक्शन। तो जेएसपी के थ्रू मैं यहाँ पे क्या करूंगी? उसमें वैल्यू डालूंगी। ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका है? इस क्लास का है, तो वो जाएगा cal.java में। उसमें ये फंक्शन दिखा उसको क्यूब नाम का, उसमें वो जो भी वैल्यू डाली होगी वो आएगा और यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। और विथ रिटर्न वाला फंक्शन है तो फिर से जेएसपी में जाएगा, फिर वहां पे वो एम में उसको रिटर्न कर देगा, और एम की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। सो अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, जेएसपी के प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। ये जेएसपी के थ्रू सर्वलेट में जाएगा और फिर से जेएसपी में रिटर्न करेगा। So that is cube of 5 is 125. Clear? Yes or no? Okay. नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों ने जेएसपी को कनेक्ट किया सर्वलेट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग जेएसपी को कनेक्ट करेंगे एचटीएमएल के साथ। ओके, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है? जेएसपी को कनेक्ट किया है सर्वलेट के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे? जेएसपी को कनेक्ट करेंगे एचटीएमएल के साथ, ठीक है। तो ये है जेएसपी का प्रोग्राम, और यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई है जो कि एचटीएमएल का प्रोग्राम। एचटीएमएल और जेएसपी को कनेक्शन बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे एचटीएमएल के ये प्रोग्राम में मैंने एक फॉर्म बनाया है और उसमें दो फील्ड रखी है। एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दिया है, एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट दिया है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा है यू नेम, ठीक है। और फॉर्म में एक्शन दी है pro9 JSP, मतलब इस HTML को कनेक्ट किया है JSP के कोड के साथ। तो pro9 वाला प्रोग्राम देखते हैं। ये pro9 वाला प्रोग्राम है, स्क्रिप्टलेट का ओपनिंग क्लोजिंग। उसमें ये क्या बता रहा है? रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर। जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम था यू नेम, उससे जो भी पैरामीटर आएगा वो यहाँ पे आएगा और वो जाएगा नेम में, और बाद में out.println में नेम को क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ, मुझे रन करना पड़ेगा HTML फाइल को। रन, तो वो HTML के थ्रू JSP में जाएगा। देखो, ये HTML का कोड है, index.html। HTML वाले कोड ने कॉल किया है JSP को। अभी जैसे मैं नाम करूंगी, डालूंगी और गो पे क्लिक करूंगी,
जैसे मैं गो पे क्लिक करूंगी तो ये रन होके कहाँ पे जा रहा है, प्रो जीएसपी के ऊपर। ठीक है, तो जेएसपी के ऊपर जो भी टेक्स्ट बॉक्स से हम लोगों ने एचटीएमएल से डाला हुआ डेटा वो जेएसपी के ऊपर क्या कर रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है। क्लियर? यस और नो? क्लियर? मैंने आप लोगों को पूरे कंसेप्ट बताए हैं, अगर आप नोटिस करो तो। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सर्वलेट को मैंने कनेक्ट करके बताया था एचटीएमएल के साथ। ठीक है, हम लोगों ने सर्वलेट में जावा का कोड लिखा, एचटीएमएल का भी कोड लिखा। ठीक है, सर्वलेट को हम लोगों ने एचटीएमएल के साथ कनेक्ट किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जेएसपी देखा, जेएसपी को मैंने कनेक्ट करके बताया है सर्वलेट के साथ। ठीक है, अब उसके बाद मैंने जेएसपी को कनेक्ट करके आप लोगों को बताया है एचटीएमएल के साथ। तो आप देख सकते हो सारे कनेक्शन मैं बता चुकी हूँ। और जब भी जेएसपी का कंसेप्ट आएगा तो खाली आपको ये दिमाग में रखना है कि हम लोगों को कुछ भी कोडिंग करनी है जेएसपी के प्रोग्राम के अंदर तो हम लोगों को पर्टिकुलर टैग का यूज करना पड़ेगा, दैट इज कमेंट, डायरेक्टिव, डिक्लेरेशन, स्क्रिप्टलेट एंड एक्सप्रेशन। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टिव नहीं बताया क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसी डायरेक्टिव यूज की ही नहीं है, बट अभी हम लोग डायरेक्टिव भी देखेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, ये बेसिक कुछ प्रोग्राम्स थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जेएसपी में डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है। बट अब मेरा जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि जेएसपी में हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जेएसपी के कोड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं वो कंसेप्ट। तो पहले इसको क्लोज कर देती हूँ मैं पूरा। ओके, ऑलरेडी पैकेज प्रोग्राम क्रिएटेड है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, उसके अंदर पैकेज है, पैकेज के अंदर हम लोगों को कुछ भी करना नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे अभी जेएसपी के कोड देख रहे हैं। ठीक है, उसमें ही हम लोग सब कुछ क्रूड ऑपरेशन डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो प्रोग्राम है मतलब प्रोजेक्ट है, सर्वर भी कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट के ऊपर भी अपाचे सर्वर कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद एसआरसी फोल्डर में जाते हैं, मेन में जाते हैं, वेब ऐप में जाते हैं। डेटाबेस के कनेक्शन के लिए यहाँ पे जार फाइल भी चाहिए मुझे वेब आईएनएफ के अंदर। तो वेब आईएनएफ के अंदर लिब नाम का फोल्डर, उसमें जार फाइल भी हमारे पास ऑलरेडी डन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेब आईएनएफ के अंदर कुछ ऑलरेडी प्रोग्राम जेएसपी के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने बना के रखा था। ठीक है, अब हम लोगों को खाली कोड को एग्जीक्यूट करना है। सो उसके एक मिनट। ठीक है, तो सब कुछ कनेक्शन हमारे पास रेडी है। ठीक है, प्रोजेक्ट है, पैकेज बनाने की जरूरत ही नहीं है, और जेएसपी के सारे प्रोग्राम भी हम लोगों ने बना के रखे और अपाचे को भी कनेक्ट करके रखा है और माईएसक्यूएल जार फाइल को भी लिब फोल्डर के अंदर पेस्ट करके रखा है। ठीक है, अब अब फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बनाया है दैट इज यूज डेमो नाम का। डेमो नाम का ऑलरेडी डेटाबेस बनाया है। ठीक है, ये डेटाबेस हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेबल क्रिएट करेंगे यूजिंग जेएसपी थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है मैंने। ठीक है, जेएसपी का प्रोग्राम है ये। तो आप देख सकते हो जेएसपी के कोड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं,
HTML का पूरा कोड है जिसमें हम लोगों ने JSP के कोड को लिखा है। तो देखो, JSP के HTML के कोड में JSP के कोड को लिखना है, तो सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा को। तो यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टिव टैग का यूज किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टिव टैग का ओपनिंग, डायरेक्टिव टैग का क्लोजिंग। उसमें मैंने क्या लिया है, SQL कनेक्शन लेना है। सो मैंने यहाँ पे उसमें लिखा है पेज इंपोर्ट इक्वल्स टू जावा SQL पैकेज। इस पैकेज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्टलेट सॉरी डायरेक्टिव टैग का यूज किया है। अब SQL कनेक्शन आ गया है, HTML का कोड है, ठीक है, उसके अंदर मुझे चाहिए JSP का कोड। सो स्क्रिप्टलेट का ओपनिंग, स्क्रिप्टलेट का क्लोजिंग, इसमें हम लोग पूरा जो कनेक्शन है जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो पूरा कनेक्शन यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये सबको पता है, ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जावा JDBC वगैरह। तो यहाँ पे डेमो नाम का क्या था, डेटाबेस है, रूट, यूजर नेम, पासवर्ड। अब उसमें मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट नाम का टेबल ऑलरेडी है, तो मैं टेबल का नाम चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे डाल देती हूँ EMP नाम का हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये ID, इंट, नेम, वेरक्यार, सिटी, उसमें ये 3 फील्ड डाल दी है। क्वेरी को एग्जीक्यूट अपडेट कर देगा, टेबल को करेगा क्रिएट और एग्जीक्यूट कर देगा। सो ये कोड मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लास्ट सेशन में हम लोगों के ये सारे कोड हो चुके हैं। ठीक है, अब सिंपली इस प्रोग्राम को आपको क्या करना है, रन करना है। सेव, नेक्स्ट, एग्जीक्यूट। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है, अब चेक करते हैं, डेटाबेस में जाएंगे, टेबल अगर चेक करना है तो डिस क्या नाम से टेबल बना है, EMP नाम का टेबल है। ये देखो, ID, नेम, सिटी, टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, टेबल हमारा बन चुका है। अब टेबल बनने के बाद मुझे उसमें कुछ वैल्यूज डालनी है। तो वैल्यू डालनी है तो उसके लिए मुझे 2 फाइल चाहिए। ठीक है, एक फाइल चाहिए मुझे इंडेक्स फाइल, जिससे वैल्यू एंटर होगी। सेकेंड फाइल चाहिए मुझे जिसमें मैं कोड लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल मैंने क्रिएट की है, ये इंडेक्स फाइल है, मतलब HTML वाली फाइल, कोर फाइल है ये, HTML वाली फाइल। ठीक है, और एक मैंने JSP वाली फाइल क्रिएट की है जिसमें मैं क्या करूंगी, इंसर्ट करूंगी। ये JSP वाली फाइल है। अब HTML फाइल को मैं JSP के फाइल के साथ कनेक्ट करूंगी। ठीक है, तो HTML वाले फाइल के अंदर मैंने फॉर्म लिख दिया, फॉर्म का ओपनिंग, फॉर्म का क्लोजिंग, जिसमें मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, एक्शन लगा दिया कि कौन से पेज पे जाना चाहिए। सो इंसर्ट JSP वाले पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ID बता दी, फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम रखा है ID, सेकेंड का फर्स्ट नेम, थर्ड का सिटी, एंड देन सबमिट के बटन। अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये पेज रिडायरेक्ट करेगा इंसर्ट JSP के ऊपर। तो अभी हम लोग इंसर्ट JSP के प्रोग्राम में जाते हैं। पूरा प्रोग्राम HTML का होता है, तो टैग लिख लो, स्क्रिप्टलेट टैग का ओपनिंग, स्क्रिप्टलेट टैग का क्लोजिंग, जिसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स थे, ID, नेम, सिटी, ये टेक्स्ट बॉक्स के नाम है। ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी नाम देते हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो ID, नेम, सिटी, रिक्वेस्ट गेस्ट पैरामीटर से सब कुछ आ गया डेटा। वो डेटा जाएगा ID में, फर्स्ट नेम में और सिटी नेम में। हमारे पास 3 वेरिएबल रेडी है। फिर से ट्राई कैच ब्लॉक, कनेक्शन क्रिएट कर लिया है, डेमो नाम का डेटाबेस था, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे मुझे डेटा एंटर करना है, तो मैं एंटर कर रही हूँ एम्प्लॉय वाला जो टेबल हम लोगों ने बनाया है, वहां पे वो डेटा एंटर कर रही हूँ। सो EMP नाम का मैंने टेबल बनाया है, उसमें नेम, सिटी, ये सब कुछ डेटाबेस के अंदर के फील्ड के नाम है, आप चेक कर सकते हो। एक मिनट, ये देखो, ID, नेम, सिटी जैसा लिखा है वैसा ही यहाँ पे लिखना है। क्वेरी सबको अच्छे से आती है। और किस में वैल्यू स्टोर है, ID में स्टोर है, फर्स्ट नेम में स्टोर है और सिटी में स्टोर है, वो वहां पे वैल्यू भी डाल दी। और जैसे ही हो जाएगा वो क्या बोलेगा, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे रन करना है तो मुझे HTML कोड के थ्रू रन करना पड़ेगा। तो ये HTML का कोड है, इसके थ्रू
मैं जेएसपी के कोड को एग्जीक्यूट करूंगी। सेव। ठीक है, ये हो गया index.html, मतलब HTML का कोड रन हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डालते आईडी, फर्स्ट नेम आदिश, सिटी नागपुर, ठीक है, एंड सबमिट। डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, चेक कर लेते हैं यहाँ पे जाके। सिलेक्ट, वहां पे भी देख सकते हो, उसके लिए भी कोड है, बताती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। यस, डेटा आ चुका है। ठीक है, फिर से रन करना है, तो फिर से एक बार जाएंगे यहाँ पे, इंडेक्स पे रन करते हैं। HTML के कोड को कनेक्ट किया है JSP के कोड के साथ। सेकंड, आयुषी पुणे एंड सबमिट। डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्ट। फिर से चेक करते हैं। यस, डेटा आ चुका है। ठीक है, तो ये डेटा हो गया हमारे पास रेडी। अब ये हो गया, इंडेक्स फाइल को कनेक्ट किया है मैंने JSP के फाइल के साथ। अब क्रिएट भी कर लिया टेबल JSP के कोड के थ्रू, इंसर्ट भी कर लिया। अब उसमें करते हैं अपडेट, तो इसको मैं क्लोज कर लूं। ठीक है, अब अपडेट में यहाँ पे अपडेट करना है, तो पहले मुझे डेटा को क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा, तब जाके मैं डेटा को क्या करूंगी, अपडेट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो फाइल का यूज किया है, दोनों भी JSP फाइल का यूज किया है। देखो, हम लोगों ने HTML को कनेक्ट किया है JSP के साथ, हम लोगों ने JSP को कनेक्ट किया है सर्वलेट के साथ। ठीक है, बट अब JSP टू JSP कैसे कनेक्ट होगा, वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो बता रही हूँ। सो पहले डेटा को पूरा एक्सेस करना है, तो इस कोड में वो है। पहले तो सारे स्क्रिप्टलेट डायरेक्टरी को एक्सेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे सारे डायरेक्टरी एक्सेस है, दैट इज ड्राइवर मैनेजर, रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट, कनेक्शन, ये सब कुछ हमारे डायरेक्टरी यहाँ पे एक्सेस की है। अब रिजल्ट सेट क्यों लेते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारा डेटा है, उसको फेच करना है, तो रिजल्ट सेट नाम का क्लास लेते हैं। उसका जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी है नल। डेटा जो भी आएगा वो आईडी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, मतलब जो भी मुझे अपडेट करना है वो आईडी से ही अब हम लोग अपडेट करेंगे ना डेटाबेस में, तो वहां से मुझे डेटा लाना है। तो ये गेट पैरामीटर जो आईडी बता रहा है, ये डेटाबेस की आईडी है, मतलब डेटाबेस में जैसा आईडी का नाम होता है वो आईडी वहां पे दी है, ये देखो। ठीक है, तो ये आईडी जाएगी इस आईडी के अंदर। फिर से स्क्रिप्टलेट को ओपनिंग, स्क्रिप्टलेट का क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी की है, यहाँ पे डेटा को पूरा फेच करना है, तो सिलेक्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम द स्टूडेंट, नहीं EMP, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, जो इस आईडी में वैल्यू आएगी वो आईडी यहाँ पे मैंने डाली है। तो पर्टिकुलर किसी का एक का डेटा वहां पे हम लोग एक्सेस करेंगे और उसको अपडेट करेंगे। जो भी क्वेरी होगी वो SQL में चली जाएगी, SQL एग्जीक्यूट अपडेट करेगा। जो भी डेटा आएगा वो रिजल्ट सेट नाम के वेरिएबल में आएगा। रिजल्ट सेट नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा आएगा वो बहुत सारा आएगा, इसलिए वाइल लूप चलाया। वाइल लूप में हम लोगों ने नेक्स्ट लगाया है। अब उसके बाद आता है HTML का कोड, क्योंकि मुझे डेटा पूरा फेच करना है, जो टेक्स्ट बॉक्सेस है उसके अंदर फेच करना है, तभी तो जाके हम लोग चेंज कर सकते ना। तो इसीलिए पूरा डेटा मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फेच करना चाहती हूँ। तो अब उसके लिए तो आएगा HTML का कोड, तो यहाँ पे HTML का कोड लगा लिया है। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स हिडन रखा है, इसलिए यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन रखा है, जो कि आईडी वाला है। सेकेंड वाला ऐसा ही रखा है कि दिखना चाहिए, बट आप आईडी को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स है नेम, तो उसमें रिजल्ट सेट एक्सप्रेशन है कुछ, जिसमें नेम की वैल्यू प्रिंट करेगा, डेटाबेस से लाएगा, सिटी को प्रिंट करेगा, डेटाबेस से लाएगा। अब यहाँ पे जो भी मैं करूंगी, जैसे मैं सबमिट क्लिक करूंगी, तो फॉर्म का रिडायरेक्शन चेक करते कहाँ पे है, अपडेट प्रोसेस JSP। अपडेट प्रोसेस JSP के अंदर फॉर्म का रिडायरेक्शन है। तो अब हम लोग जाएंगे JSP के थ्रू JSP के प्रोग्राम के दूसरे प्रोग्राम के अंदर। तो सेम यहाँ पे डायरेक्टरी ली है। अब डेटा जो है वो डेटा तीन टेक्स्ट बॉक्स में है। तीन टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आएगा, रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर आईडी, नेम, सिटी।
इन तीनों वेरिएबल को डाल दिया, आईडी नल तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो फिर से वो लगा दिया। अब यहाँ पे अपडेट करना है, आप टेक्स्ट बॉक्स में डेटा अपडेट करोगे तो अपडेट की क्वेरी लगा दी है यहाँ पे, अपडेट ईएमपी सेट आईडी नेम सिटी वेयर द आईडी इज दिस। जो भी अपडेट की क्वेरी आएगी वो अपडेट करेगी आईडी नेम सिटी को, ये अच्छे से पता है आपको। जैसे डेटा अपडेट हो जाएगा तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली बोलेगा, नहीं होगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम बोलेगा। ठीक है, ये हो गया पूरा कोड जो कि अपडेट का है, मतलब कि एक जेएसपी के थ्रू दूसरे जेएसपी में हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अभी ये फर्स्ट जेएसपी को रन करते हैं जो कि मेन वाला है, सेकेंड जेएसपी ऑलरेडी वो रन हो जाएगा। ये अपडेट जेएसपी रन हुआ है। ठीक है, हम्म, 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 हम्म। अच्छा, एक सेकेंड। अपडेट के लिए मुझे तो पहले फेच तो करना है, फेच करना है तो मैं तीसरा एक जेएसपी देख रही हूँ। ठीक है, देखो वो दोनों क्या हो गए, डेटा आएगा, डेटा टेक्स्ट बॉक्स में डालेगा और चेंजेस करके अपडेट करेगा। बट डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, दैट इज इंडेक्स अपडेट जेएसपी। इसमें सारे डायरेक्टिव ले लिए हैं। ठीक है, डेटा को लाना है तो पहले डेटा को प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। तो डेटा को प्रिंट कर लिया है मैंने, यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया। पूरे डेटा को प्रिंट करना है तो सिलेक्ट की क्वेरी लगेंगे, सिलेक्ट के क्वेरी के थ्रू व्हाइल लूप के थ्रू रिजल्ट सेट से क्या हो जाएगा, पूरा डेटा फेच हो जाएगा। और जैसे ही डेटा फेच होगा तो उसके बाजू में एक अपडेट का भी सिंबल आएगा। तो अपडेट किससे करना, आईडी के थ्रू करना है। तो यहाँ पे जो भी रो के आप सिलेक्ट करोगे तो वो रो की एक आईडी रहेगी उस पर्टिकुलर इंसान की, आयुषी या आदिश की। तो वो आईडी जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, अपडेट जेएसपी के ऊपर। तो फिर वो अपडेट जेएसपी का जाएगा इस अपडेट जेएसपी के ऊपर। यहाँ से पूरा डेटा टेक्स्ट बॉक्स में लाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में लाने के बाद अब उसमें मुझे अपडेट करना है। तो ये प्रोग्राम कहाँ पे जाएगा, अपडेट प्रोसेस के अंदर। अपडेट प्रोसेस के अंदर क्वेरी लगा के हम लोग डेटा को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो साइकिल कुछ इस तरीके से हो रही है। अब रन करूंगी तो आपको पता चलेगा। हम लोग मेन प्रोग्राम में जाएंगे, दैट इज इंडेक्स अपडेट जेएसपी। 3 जेएसपी को एक साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम है इंडेक्स अपडेट, यहाँ पे डेटा को फेच किया है, यहाँ पे डेटा को क्या किया है, फेच किया है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आयुषी के डेटा को अपडेट करूं, अपडेट। तो ये सेकेंड क्या आ चुका है, अपडेट जेएसपी, जिसमें आईडी 2 बता रहा है क्योंकि आयुषी की आईडी क्या थी, 2 थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिटी को चेंज कर देती हूँ, सिटी करती हूँ मुंबई। ठीक है, अब सबमिट, जैसे मैं सबमिट करूंगी तो ये क्या करेगा, अपडेट प्रोसेस में लेके जाएगा। ठीक है, अपडेट प्रोसेस में ये देखो, अपडेट प्रोसेस में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, फेच करके प्रिंट भी करवा सकते हो, बट मैंने नहीं किया है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो अपडेट हो चुका होगा, यस, मुंबई अपडेट हो चुका है। क्लियर, मतलब 3 जेएसपी को हम लोगों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। क्लियर है क्या, यस और नो, ओके। तो ये हो गया एक अपडेट, जेएसपी 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 के साथ कनेक्ट हो गया। अब वही अगर मुझे डिलीट करना है तो वो कैसे होगा, तो पहले तो मैं इसको क्लोज करके देती हूँ। मैं पूरा क्रूड ऑपरेशन बता रही हूँ आप लोगों को जेएसपी में। तो अगर मुझे डिलीट करना है तो फिर से मैंने 2 फाइल क्रिएट की है। ठीक है, एक डिलीट जेएसपी, एक डिलीट फॉर्म। डिलीट फॉर्म में मैंने ये बताया है, ये भी दोनों भी जेएसपी है। ठीक है, डिलीट फॉर्म में मैंने ये बताया है कि जो भी आपको डेटा डिलीट करना है उसके लिए फॉर्म तो जरूरी है। ठीक है, तो जो भी डेटा आपको डिलीट करना है
पर्टिकुलर आईडी से हम लोग उसको डिलीट करेंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है। जेएसपी के प्रोग्राम में डायरेक्टली फॉर्म डाला है, कोई यहाँ पे जेएसपी टैग यूज नहीं किया है, जस्ट एचटीएमएल कोड लिखा है। फॉर्म का ओपनिंग, फॉर्म का क्लोजिंग, जिसमें 2 इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा है, आईडी, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का आईडी नाम रखा, सेकेंड बटन लिया है, और ये फॉर्म जैसे एग्जीक्यूट होगा कहाँ पे जाएगा, डिलीट जेएसपी के ऊपर। तो हम लोग जाते हैं अभी डिलीट जेएसपी के ऊपर। सारे डायरेक्टरी को यहाँ पे एक्सेस किया है। अब कोडिंग की बात आती है तो स्क्रिप्टलेट का ओपनिंग किया है, जिसमें जो भी टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आएगा वो इस आईडी में आएगा, आईडी में चला जाएगा। आईडी ब्लैंक तो नहीं है, कनेक्शन है, कनेक्शन लगाएंगे। कनेक्शन लगाने के बाद हम लोग डेटा को डिलीट करना है तो क्वेरी चलाएंगे, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी। जो भी आप यहाँ पे आईडी डालोगे वो आईडी यहाँ पे आएगी, और जैसे वो डिलीट हो जाएगी वो इफ के कंडीशन में बताएगा कि रिकॉर्ड इज डिलीटेड, अगर नहीं होगा तो रिकॉर्ड इज नॉट डिलीटेड, ऐसा कुछ बताएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करना है तो डिलीट फॉर्म के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो। ये जेएसपी के थ्रू जेएसपी कनेक्ट किया है। डेटा फॉर्म दिखेगा, फॉर्म में मुझे आईडी डालनी है। सपोज मुझे 1 वाली आईडी को डिलीट करना है, डिलीट, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे फिर से आप टेबल को फेच कर सकते हो अगर आपको करना है तो, वो भी कैसे करते हैं वो भी बताती हूँ। ये चेक कर लेते हैं, यस 1 नंबर की जो आईडी है वो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब डेटा फेच कैसे करते हैं, दैट इज रिट्रीव कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं। तो एक रिट्रीव वाला जस्ट प्रोग्राम है जेएसपी का, उसमें जस्ट मैं डेटा को क्या कर रही हूँ, फेच कर रही हूँ। डेटा को फेच करना है मतलब रिजल्ट सेट लगेगा, सिलेक्ट की क्वेरी लगेंगी। तो यहाँ पे सारी डायरेक्टरी डाल दी है, ये जेएसपी का ही प्रोग्राम है, सारी डायरेक्टरी यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद रिजल्ट सेट तो लेना ही पड़ेगा, कुछ प्रॉपर डिजाइन कर दिया है एचटीएमएल कोड का यूज करके। अब क्वेरी लिख दी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द ईएमपी। ईएमपी वाले टेबल से बहुत सारा डेटा आएगा, वो रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में जाएगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो सारे डेटा को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मतलब आप ये वाला कोड हर कोई प्रोग्राम में लगा सकते हो। अपडेट करने के बाद टेबल प्रिंट होना चाहिए, डिलीट करने के बाद टेबल प्रिंट होना चाहिए, इंसर्ट करने के बाद भी टेबल प्रिंट होना चाहिए। तो आप इतना कोड सारे प्रोग्राम में लगा सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो जस्ट ये प्रोग्राम में आपको डेटा शो होगा, दैट मीन्स ये वाला। क्लियर, यस और नो? मैंने आप लोगों को पूरा क्रूड ऑपरेशन बता दिया है जेएसपी के थ्रू, और सारे जो मैंने आप लोगों को टैग बताए थे जेएसपी के वो भी आपको समझा दिए हैं कि कैसे डायरेक्टरी टैग यूज किया जाता है, कैसे कमेंट तो आपने दिए ही नहीं है तो कमेंट टैग नहीं यूज किया हम लोगों ने, बट आप दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे डिक्लेरेशन यूज करते हैं, स्क्रिप्टेड कैसे यूज करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया जेएसपी टू जेएसपी कैसे जाते हैं, जेएसपी टू एचटीएमएल कैसे जाते हैं, और जेएसपी टू सर्वलेट कैसे जाते हैं। मतलब मैंने सारे कनेक्शन भी आप लोगों को बता दिया, और डेटाबेस कनेक्टिविटी करके कैसे जेएसपी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये जो भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट होती है जावा में, तो आप जेएसपी सर्वलेट का यूज करके जावा में एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? ओके, किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका एडवांस जावा खत्म होता है, जेएसपी लास्ट टॉपिक था। सारे वीडियोस सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे आज, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे, ओके।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है?